हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। और अब यूपीएससी की तैयारी में उस हिंदी वाले सफर में अब आपको मजा आने लगा होगा। साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि अब आप जो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हैं उनको देखना आपने शुरू कर दिया होगा और आप समझ पा रहे होंगे कि हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वो दिशा सही है या नहीं है। इस दिशा के लिए या मैं कहूं इस प्रकार की जो क्वेरीज के लिए कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, स्टडी IQ IAS हिंदी आपके लिए क्या लेके आया है, एक फाउंडेशन प्रोग्राम लेके आया है जिसमें न केवल मुख्य परीक्षा बल्कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही साथ इसमें एक महत्वपूर्ण चीज जो आपको देखने को मिलेगी वो क्या है, वो एक तो आपको पता है कि आपकी क्या मिलेंगे, यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे, टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है बैच का वो क्या है, मेंटरशिप। आपको यहाँ पे मेंटर्स मिलेंगे। मेंटर्स क्या करेंगे, मेंटर्स का काम है आपको मोटिवेट रखना। साथ ही साथ आपके जो भी डाउट होंगे वो कौन सॉल्व करेगा, वो सॉल्व करेंगे आपके मेंटर्स। तो मेंटर्स आपको इस पूरी जर्नी में मदद करते हुए चलेंगे। आपके आंसर राइटिंग को वो सुधारेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को वो सुधारेंगे। तो ये सब काम आपको एक ही कोर्स में मिल सकता है और इस कोर्स की आपको ये कोर्स मिल सकता है मात्र 18,999 रुपए में। लेकिन याद रखना है आपको, इसके लिए आपको कौन सा कोड यूज करना है, कोड आपको यूज करना है MB लाइव। कुछ लोगों ने अगर कोड यूज नहीं किया तो हो सकता है जो प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख रही है 18,999, जो इस कोर्स की सबसे मिनिमम प्राइस है, उससे ज्यादा आपको पे करना पड़ सकता है। तो याद रखिए मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल सकता है किस कोड पे, MB लाइव पे। चलते हैं आगे और शुरू करते हैं। ये वो जो किताबें हैं जो बार बार आप मुझसे इंस्टा पे और टेलीग्राम पे पूछते रहते हैं सर कौन सी किताब, ये वो दो किताबें हैं। और ये किताबें, इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी देखने को मिल जाएगा। आप फ्लिपकार्ट और अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है अगर आप हिंदी माध्यम से हैं और हिंदी माध्यम में किताब चाहते हैं तो हिंदी में भी मौजूद है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो ये इंग्लिश में भी मौजूद है। चला जाए आगे। और हम लोग बात कर रहे थे बहुत दिनों से महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की, सागर नितर प्रसरण सिद्धांत की, और आशा करता हूं मैं वो अब आप अच्छे से समझ चुके हैं। आज हमको कौन सा सिद्धांत देखना है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इसके बारे में भी हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, लेकिन जैसा आप अब जान चुके हैं कि हम लोग क्लास अपने कुछ लेक्चर से पहले से शुरू करते हैं ताकि आप क्लास के साथ ही आप क्या कर पाए, रिवीजन कर पाए। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था, सबसे पहले हमने प्लेट और टेक्टोनिक का मतलब देखा था। हमने देखा था प्लेट का मतलब क्या होता है और विवर्तनिक का मतलब क्या होता है। तो प्लेट के मतलब जब हम देख रहे थे कि प्लेट क्या होती है, तो प्लेट में हमने पाया था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ परतें पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी परतें आपको देखने को मिलेंगी, आपको सबसे पहले भूपर्पटी देखने को मिलेगी, फिर मेंटल देखने को मिलेगी और फिर कोर देखने को मिलेगी। इस मेंटल में आपको एक मंडल देखने को मिलेगा जो सतह से 100 से 200 किलोमीटर नीचे अवस्थित है। उसको क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है दुर्बल मंडल। क्या कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है दुर्बल मंडल। और इस दुर्बल मंडल के ऊपर वाली जो आपको देखने को मिल रही है ये पूरी चीज, इसी को आप क्या कहोगे, इसी को आप प्लेट कहोगे। तो आपसे प्री में अगर ये सवाल पूछा जाए कि प्लेट किसका हिस्सा है, यूपीएससी आपसे प्रारंभिक परीक्षा में हो सकता है इस प्रकार का सवाल पूछ ले। क्या पूछ ले, क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि प्लेट किसका हिस्सा है, और ऑप्शन आपको ऐसे दिए जाएं। सबसे पहले बोला जाए क्रस्ट, दूसरा बोला जाए मेंटल, कोर। और आपसे यूपीएससी इस प्रकार सवाल पूछ सकते हैं। देखिए वो ऑप्शन में आपको देगी ए ऑप्शन 1 व 2, बी ऑप्शन में वो दे सकती है 2 व 3, सी ऑप्शन में वो आपको दे सकती है 1 व 3, और डी ऑप्शन में वो दे सकती है 1, 2 और 3।
तो बहुत इजी सा सवाल है, आपको पता है कि प्लेट किसका हिस्सा है? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा कि प्लेट क्या है। प्लेट के बाद हमने देखा था कुछ प्लेटें इस प्रकार आपको देखने को मिलेंगी। हमने प्लेटों को कुछ आधार पर विभाजित भी किया था, अगर आपको याद है तो हमने प्लेटों को किस आधार पर विभाजित किया था? हमने प्लेटों को आधार पर विभाजित किया था, संरचना के आधार पर हमने प्लेटों को विभाजित किया था, साथ ही साथ आकार के आधार पर हमने प्लेटों को विभाजित किया था। संरचना के आधार पर हमने देखा था कि प्लेटों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। वो कौन कौन से? एक तो महाद्वीपीय प्लेट और एक महासागरीय प्लेट। हमें पता है महाद्वीपीय प्लेट किससे निर्मित है? महाद्वीपीय प्लेट निर्मित है ग्रेनाइट से। किससे निर्मित है? ग्रेनाइट से। तथा महासागरीय प्लेट किससे निर्मित है? बेसाल्ट से। किससे निर्मित है? बेसाल्ट से। हमें यह भी पता है कि बेसाल्ट का घनत्व ज्यादा होता है किसके मुकाबले? ग्रेनाइट के मुकाबले। अगर मैं बात करूं आकार के आधार पर, तो आकार के आधार पर आपको प्लेटें कितने प्रकार की दिखेंगी? 3 प्रकार की देखने को मिलेंगी। पहली वृहद प्लेटें, दूसरी सूक्ष्म प्लेटें और दूसरी छोटी प्लेटें और तीसरी सूक्ष्म प्लेटें। वृहद प्लेटें हमें पता है कितनी होती हैं टोटल? विश्व में वृहद प्लेटों की संख्या कितनी है? 7 आपको देखने को मिलेंगी। 7 कौन कौन सी है ये आपको अच्छी तरीके से पता है। आगे हम जब चले तो हमने ये जाना कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत और कुछ नहीं है बल्कि आज से पहले जितने भी सिद्धांत, उनके जो भी पॉजिटिव पॉइंट थे उन सबको एक साथ लाया गया और वो सब आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? अब प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में देखने को मिलेंगे। आगे हम पहुंचे और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा अभी तक वो ये था प्लेटों की गतिशीलता के कारण। हमने सबसे पहले देखा था पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन जब हम देख रहे थे तो हमने पाया कि चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमती है, हमने ऐसे देखा था कुछ, पृथ्वी इस प्रकार घूम रही है, घूर्णन कर रही है अपने अक्ष पे, तो जो प्लेटें हैं वो किस प्रकार घूमना शुरू करेंगी, वो किस प्रकार गति करेंगी? वो करेंगी पूर्व से पश्चिम की ओर। इसका साक्ष्य भी हमने देखा था। कौन सी प्लेटें आपको देखने को मिली थी? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की प्लेटें आपको देखने को मिली थी। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने देखा था गुरुत्व बल। तो गुरुत्व बल जब हम देख रहे थे तो हमने पाया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो ध्रुवों पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा किसके मुकाबले? इक्वेटर के मुकाबले, या मैं कहूँ विषुवत वृत्त के मुकाबले, या कहूँ भूमध्य रेखा के मुकाबले। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिस्टेंस, अगर आप देखोगे चूंकि पृथ्वी कैसी आकृति की है? पृथ्वी की आकृति है जियोइड आकृति है। तो आप देखोगे कि पृथ्वी की जो केंद्र से दूरी है, केंद्र से ध्रुवों की दूरी वो कम है, ये R1 है, और मैं अगर भूमध्य रेखा पे देखूं तो ये R2 है। तो मैं कह सकता हूं R1 छोटा है किसके मुकाबले? R2 के मुकाबले। और मुझे ये पता है कि ग्रेविटेशन फोर्स बराबर क्या होता है? Gm1 m2 बटा R स्क्वायर। तो अगर R कम होगा तो G ज्यादा होगा और R ज्यादा होगा तो G कम होगा। तो इससे हमने ये चीज निकाली और इसके बाद हम ये पता लगा पाए कि ध्रुवों पे चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है तो प्लेटें किस तरफ जाने की कोशिश करेंगी? ध्रुवों की ओर जाने की कोशिश करेंगी। तो इससे प्लेटों में क्या आएगी? गतिशीलता आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद हमने बात करी थी संवहन धारा के बारे में। हमने संवहन धारा में देखा था कि जो दुर्बल मंडल है और दुर्बल मंडल के ऊपर क्या अवस्थित है? स्थल मंडल अवस्थित है। हमने देखा था इस दुर्बल मंडल से लगातार जो मैग्मा है वो संवहन धाराओं के रूप में ऊपर आता जाएगा। अर्ध तरल जो पदार्थ हैं वो ऊपर इस प्रकार आते जाएंगे और वो इस प्रकार की कुछ गति करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। ये जो प्लेट है धीमे धीमे क्या होने लगेगी? टूटने लगेगी और 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। जैसे 2 भागों में विभाजित हुई ये प्लेट, ये वाली जो प्लेट आप देख रहे हो जिसको मैं कह सकता हूँ ए जो प्लेट है ये किस दिशा की ओर गति करेगी? ये आप देखेंगे पश्चिम दिशा की ओर गति कर रही है। तब की जो बी प्लेट है वो पूर्व दिशा की ओर गति कर रही है। तो इससे भी प्लेटों में क्या है? गतिशीलता आपको देखने को मिली। इसके बाद हमने बात करी थी स्लैब दबाव और स्लैब खिंचाव की। हमें पता है कि 2 प्लेटें कभी भी ऐसी नहीं हो सकती कि इन दोनों का घनत्व एक जैसा हो। तो ये ए प्लेट है और दूसरी प्लेट बी जिसका घनत्व ए से ज्यादा हो। अगर घनत्व ज्यादा है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसको क्या करेगा? अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो ये क्या होगा? यहाँ पे स्लैब में खिंचाव होगा और यहाँ से स्लैब में दबाव आना शुरू हो जाएगा। इससे भी प्लेटों में क्या आ रही है? गतिशीलता आ रही है। इसके बाद हमने बात करी थी मेंटल प्लूम की। मेंटल प्लूम क्या होता है? हमने देखा था कि जो दुर्बल मंडल के ऊपर स्थल मंडल है वहां पे आपको एक मशरूम जैसी आकृति देखने को मिलेगी जो भी किससे निर्मित होती है? जो अर्ध तरल अवस्था में
पदार्थ है उसके कारण ये निर्मित होती है, और इसी को क्या कहा जाता है, मेंटल प्लूम कहा जाता है। ये सारी बातें हमने करी थी इस स्लाइड के लिए। इसके बाद जब हम आगे पहुंचे, आगे हमने क्या बात करी थी, आगे हमने ये बात करी थी कि प्लेटों में दो प्रकार से गति हो सकती है। किस प्रकार से, पृथ्वी के घूर्णन के सापेक्ष और प्लेटों के एक दूसरे के सापेक्ष। हमने ये देखा था कि पृथ्वी के घूर्णन के सापेक्ष अगर गति हो रही है तो ये चीज हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही है और प्लेटें पूर्व से पश्चिम की ओर गति करेंगी। हम जब प्लेटों के सापेक्ष में गति कर रहे थे तो हमने तीन प्रकार की गतियां देखी थी। कौन कौन सी गति देखी थी, आपको अच्छे से पता होगा। हमने देखी थी अभिसारी प्लेट गति, अपसारी प्लेट गति और समानांतर प्लेट गति। हमने अभिसारी को बोला था कन्वर्जेंट, अपसारी को बोला था डाइवर्जेंट और समानांतर को बोला था पैरेलल। हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में अभिसारी प्लेट गति की, और अभिसारी प्लेट गति में हमने देखा था ऐसे तीन प्रकार के केस हो सकते हैं जहां पे अभिसरण होगा। अभिसारी में तीन प्रकार के कौन कौन से केस हमने देखे थे। हो सकता है दो जो प्लेटें जिनका अभिसरण हो रहा है वो दोनों कैसी हों, वो दोनों हो सकती हैं महाद्वीपीय प्लेटें, कॉन्टिनेंटल प्लेट। हो सकता है कि एक महाद्वीपीय हो, दूसरा महासागरीय हो और तीसरा दोनों महासागरीय हों। ये तीन केस हमने देखे थे, जिसमें से हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो देखा था वो कौन सा था, महाद्वीपीय महासागरीय। इसमें हमने बहुत सारी बातें करी थी, अगर आपको याद हो। हमने क्या क्या बातें करी थी कि यहाँ पे ट्रेंचों का निर्माण होगा, यहाँ पे किसका निर्माण होगा, ट्रेंचों का निर्माण। यहाँ पे भूकंप आएंगे, और भूकंप भी आपने देखे थे, तीन प्रकार के भूकंप आप यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, एक हमने देखा था छिछले भूकंप, या जिनको मैं कह सकता हूँ शैलो अर्थक्वेक, एक मध्यम गहराई वाले, और लास्ट में हमने देखा था जो बहुत ज्यादा गहराई में आपको देखने को मिलेंगे। भूकंप यहाँ देखेंगे। क्या यहाँ पे ज्वालामुखी भी देखने को मिले थे? हमने कहा था कि हाँ सर, ज्वालामुखी भी देखने को मिले थे। कैसे ज्वालामुखी देखने को मिले थे? हमने देखा था जब दो प्लेटें, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं महासागरीय प्लेट, इसका घनत्व ज्यादा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो महासागरीय प्लेट है इसके नीचे की ओर चली जाएगी, जिसको हमने क्षेपण नाम दिया था, सबडक्शन नाम दिया था जिसको हमने। और एक क्षेपण के कारण जो मैग्मा है उसकी मात्रा में क्या होगी, उसकी मात्रा में वृद्धि होगी, क्योंकि ये महासागरीय प्लेटें, यहाँ पे पानी मौजूद होगा और पानी छन के, हमने उसको नाम दिया था पर्कुलेशन के माध्यम से वो पानी कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, मैग्मा के पास चला जाएगा, और वो जो जल है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो जल वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। और जल वाष्प में जब परिवर्तित हुआ और मैग्मा के साथ ही जब जल वाष्प और मैग्मा एक साथ मिल गए तो क्या होगा, वहां पे आपको ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ पे देखी थी। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? वो इंपॉर्टेंट चीज थी कि यहाँ पे वलित पर्वतों का निर्माण होगा। कौन से पर्वत? वलित पर्वतों का निर्माण होगा। क्या हमने इसका एग्जाम्पल भी देखा था? आपको याद होगा, हमने वलित पर्वतों के दो एग्जाम्पल देखे थे, रॉकीज और एंडीज, हमने नाम देखे थे। तो ये बात हमने कर ली थी किसकी, महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों के अभिसरण की। यहां तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद जो हमने देखा था वो देखा था कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की प्लेट कहां पे खिसक रही है, पश्चिम दिशा की ओर खिसक रही है, जिसके कारण अटलांटिक महासागर क्या हो रहा है, लगातार उसमें वृद्धि हो रही है। इसमें हमने ट्रेंच का नाम भी देखा था, एक पेरू ट्रेंच और चिली ट्रेंच हमने देखा था। भूकंप हमने देखा था उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के। आप कौन से सिरे पे देखोगे, कौन सी तट रेखा के पास देखोगे, आप पश्चिम तट रेखा के पास देखोगे तो आपको लगातार क्या देखने को मिलेंगे, वहां भूकंप। ज्वालामुखी का भी हमने नाम देखा था, ज्वालामुखी शंकु का निर्माण हुआ है वहां पे, उस ज्वालामुखी शंकु का नाम माउंट कोटोपॉक्सी हमने देखा था। हमने ये भी देखा था कि वलित पर्वत, रॉकीज और एंडीज वहां पे निर्मित हो चुके हैं। तो यहां तक हमारी बातें बहुत अच्छे से हो गई थी और आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ में भी आ चुकी होंगी। आज हम दूसरे अभिसरण प्लेट सीमा पे चलते हैं, प्लेट बाउंड्री पे चलते हैं, प्लेट गति पे चलते हैं, जिसको हम कहेंगे महाद्वीपीय अभिसरण। हम इसको क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे महाद्वीपीय अभिसरण, या मैं इसको कह सकता हूं कॉन्टिनेंट
कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। तो कहा जा सकता है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है CC, कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। तो यहां पे क्या होगा समझने की कोशिश करते हैं हम पहले, कि आपके पास दो प्लेटें हैं। ये प्लेट भी कौन सी है, महाद्वीपीय, और दूसरी भी कौन सी प्लेट है, महाद्वीपीय। ये दोनों जो महाद्वीपीय प्लेट है, ये कौन प्रकार गति कर रही है, हमें पता है ये अभिसरण की गति कर रही है। एक दूसरे के कहां पे आ रही है, करीब एक दूसरे के आ रही है। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब आप ये देख पा रहे होंगे, इन दोनों प्लेटों के मध्य आपको एक रिक्त स्थान देखने को मिल रहा है। इस दोनों मध्य प्लेटों के बीच आपको कुछ स्थान देखने को मिल रहा है। इसको कहा जाता है भू संगति। क्या कहा जाता है इसको, भू संगति। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है जियो सिंक लाइन। क्या कहा जाता है, जियो सिंक लाइन। अगर आपके पास भूगोल वैकल्पिक विषय है तो वहां पे तो ये अलग से थ्योरी है, जियो सिंक्लाइन थ्योरी हम जिसको कहते हैं, भूसंगति सिद्धांत इसको कहते हैं। लेकिन जनरल स्टडीज में, सामान्य अध्ययन में हमको इतने डेप्थ में जाके इसको नहीं पढ़ना है। मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जियो सिंक्लाइन का मतलब क्या होता है। देखिए, आपने तरंग देखा है, हमने तरंगों की बात करी थी, उसमें तरंग दैर्ध्यों की हमने बात करी थी। तो तरंग की आकृति कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलती है। तरंग कहीं पे ऊपर देखने को मिलेगी और कहीं पे नीचे देखने को मिलेगी। जो नीचे वाला हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिंक। क्या कहते हैं इसको, सिंक। तो आपको ये समझ में आया जो सिंक शब्द है कहां से लिया गया है। ये जो आपको गड्ढा देखने को मिल रहा है, ये जो आपको नीचे वाला हिस्सा देखने को मिल रहा है, इसको आप क्या कहेंगे, सिंक कहेंगे। ठीक है। पृथ्वी पे भी अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी की सतह या पृथ्वी की भूपर्पटी एकदम ऐसी स्मूथ और एकदम प्लेन नहीं है। आप कहीं पे देखेंगे, कहीं पे पृथ्वी पे पहाड़ देखने को मिलेंगे, कहीं पे पठार देखने को मिलेगा, कहीं पे मैदान देखने को मिलेंगे, कहीं पे खाइयां देखने को मिलेंगी, कहीं पे वी आकार की घाटी देखने को मिलेंगी। इस प्रकार रहता है। तो पृथ्वी पे भी आप देख रहे हो, कहीं पे कोई हिस्सा ऊपर है जो उठा हुआ है, कहीं पे कुछ हिस्सा क्या हुआ है, धंसा हुआ है। अब हमें यह पता है कि जब गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, हमें पता है, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत। हमें पता है कि इसका हिस्सा ऑस्ट्रेलिया। इसका हिस्सा आपको पता है अफ्रीका। इसका हिस्सा आपको देखने को मिलेगा अंटार्कटिका। ये सब किसका हिस्सा है, ये सब किसका हिस्सा थे, गोंडवाना प्लेट का या गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे। हमें ये पता है कि जो गोंडवाना लैंड है वो कहां पे स्थित थी, वो गोंडवाना लैंड स्थित था आप दक्षिण ध्रुव के निकट। लेकिन आज आप भारत की स्थिति देखोगे तो भारत की स्थिति आपको कहां देखने को मिलेगी, कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है। हमें पता है कि भारत से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत से होकर गुजरता है। हमें पता है कि पृथ्वी पे कहीं यहां पे मकर रेखा है, यहां पे भूमध्य रेखा है और यहां पे कर्क रेखा है। हम बात कर रहे हैं जब गोंडवाना लैंड था वो कहां पे था, वो कहीं यहां दक्षिण ध्रुव के पास कहीं पे स्थित रहा था। भारत आज आपको कहां देखने को मिल रहा है, भारत आपको कुछ यहां देखने को मिल रहा है। भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और भारत टूट के कहां चला गया है, इस तरफ। किस तरफ, उत्तर दिशा की ओर भारत की प्लेट ने गति की है। ठीक है। भारत जब गति कर रहा था तो भारत की गति आपको इस प्रकार कुछ देखने को मिलेगी। भारत इस प्रकार गति आगे की ओर कर रहा है, आगे की ओर मतलब उत्तर की ओर गति कर रहा है। जब भारत उत्तर की ओर गति कर रहा था तो क्या हुआ, अभी इसको मैं मानता हूं ये है भारतीय प्लेट। कौन सी प्लेट है, इसको मैं भी कहता हूं ये है भारतीय
प्लेट और भारतीय प्लेट टकराई किससे? भारतीय प्लेट टकराई यूरेशियन प्लेट से। ये जो आप दोनों प्लेटें देख रहे हैं, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये दोनों ही प्लेटें किस प्रकार की प्लेटें हैं? ये है महाद्वीपीय प्लेट। इसी को मैं कह सकता हूं कौन सी प्लेट है? कॉन्टिनेंटल प्लेट। कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है। भारतीय प्लेट किस तरफ गति कर रही है? यूरेशियन प्लेट की तरफ। तो अगर इसके एरो, इनकी दिशा अगर मेरे को बतानी हो तो इस प्रकार ये गति कर रही है। किस प्रकार की गति आपको देखने को मिल रही है? तो हमको पता है कि इस प्रकार की अगर गति हो रही है, जब दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो इसको आप क्या कहोगे? अभिसरण कहोगे, है ना। इनके बीच में भी आप देख रहे हो कुछ खाली स्थान, कुछ स्थान आपको देखने को मिल रहा है जहां पे कोई भी प्लेट नहीं है। लेकिन इस जगह का नाम हमें पता है कि यहाँ पे क्या था। यहाँ पे क्या था हमें पता है? टेथिस सागर। तो टेथिस सागर और कुछ ना होके ये क्या था? एक प्रकार की ये भू संगति था। क्या था ये? भू संगति। देखो महासागर नहीं था, सागर था, छोटा होता जा रहा था। क्यों छोटा होता जा रहा था? क्योंकि भारतीय प्लेट लगातार किस ओर गति कर रही है? यूरेशियन प्लेट की ओर गति कर रही है, तो लगातार छोटा होता जा रहा था। इस वजह से क्या बन गया? भूसंगति बन गया। भूसंगति बना तो हमें पता है कि भूसंगति कुछ ना कुछ इसकी क्या रही होगी? डेप्थ रही होगी, गहराई रही होगी इसकी, आया ना। तो गहराई रही थी, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? भूसंगति रखा गया। तो अब आप समझ पाए कि जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट या दो महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो उनके बीच में आपको क्या मिलता हुआ मिलेगा? भूसंगति आपको देखने को मिलेगी। आगे की ओर बात करते हैं तो भूसंगति होती क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। भूसंगति क्या है? एक संकरा, एक छिछला और अवसाद से युक्त। भूसंगति क्या है? भूसंगति, इसके लिए 3 कीवर्ड यूज किए जाते हैं। ये एक तो कैसा है? संकरा, नैरो, छिछला, शैलो, अवसाद युक्त। अवसाद युक्त, इसको मैं लिख सकता हूं नैरो, शैलो, और इसमें बहुत सारे आपको क्या देखने को मिलेंगे? सेडिमेंट्स देखने को मिलेंगे। और ये क्या है? जियोसिंक्लाइन। तो अगर आपसे कुछ जियोसिंक्लाइन की डेफिनेशन पूछ ले, परिभाषा पूछ ले, तो उसमें 3 शब्द होने चाहिए: संकरा, छिछला और अवसाद युक्त, पानी से भरा हुआ होता है। ठीक है, यहां तक बात हो गई। अब हम बात किसकी कर रहे थे? हम बात कर रहे थे अभिसरण की। और कौन सी 2 प्लेटों के बीच में अभिसरण हो रहा था? 2 महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में क्या हो रहा था? अभिसरण हो रहा था। ये भी महाद्वीपीय प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये भी कौन सी प्लेट है? कॉन्टिनेंटल प्लेट। क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में? अभिसरण हो रहा है। क्या हो रहा है? अभिसरण। अभिसरण होगा तो क्या होगी? सबसे पहले कॉलिजन होगा, टक्कर होगी। क्या होगी? टक्कर। और जैसे ही टक्कर होगी क्या होगी? ऊर्जा विमुक्त होगी। ऊर्जा विमुक्त होगी। ये आपको बिल्कुल पहले जैसा लगना चाहिए जो हमने पहले पढ़ा था। उसमें भी पहले मतलब महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों के अभिसरण में जब पढ़ा था तब भी ये पढ़ा था। ऊर्जा विमुक्त किस रूप में होती है? ऊर्जा विमुक्त हो रही है तरंगों के रूप में। और तरंगों के रूप में होते ही ऊर्जा विमुक्त, तो हमें पता है यहाँ पे क्या आएंगे? यहाँ पे आएंगे भूकंप। क्या आएंगे यहाँ पे? भूकंप। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना कि ये जो भूकंप होंगे इनका जो फोकस है, जो इनका उद्गम स्थान है, वो कहां पे देखने को मिलेगा? बहुत ज्यादा गहराई में देखने को मिलेगा, या ये छिछले भूकंप होंगे, शैलो भूकंप होंगे? ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, यहां पे हमें पता है कि यहां पे क्या है? यहां पे है भूसंगति। क्या है यहां पे? भूसंगति। अच्छा, भूसंगति के 3 शब्द आपको याद है? कौन कौन से 3 शब्द हैं? संकरा,
छिछला और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अभी अवसाद युक्त। भूसंगति में बहुत सारे क्या है, अवसाद है। क्या है, बहुत सारे अवसाद। क्या है, बहुत सारे अवसाद। ये अभिसरण कर रही है, एक दूसरे के करीब आ रही है, तो अवसादों पे क्या लगेगा, एक बल लगेगा। और हमें पता है कि भूसंगति के अवसादों पे कौन सा बल लगेगा, भूसंगति जो कि अवसादों से युक्त है, अवसाद युक्त है, इस पे कौन सा बल लगेगा, इस पे बल लगेगा संपीड़नात्मक। इसको हमने क्या नाम दिया था, इसी को हमने नाम दिया था कंप्रेशनल फोर्स। तो कहां पे लगेगा संपीड़नात्मक बल, इन अवसादों पे बल लगेगा। क्यों बल लगेगा, बिल्कुल वैसे ये वो अवसाद है, ये दो वो प्लेटें हैं, इन दोनों की वजह से कौन सा बल लग रहा है इस पे, संपीड़नात्मक। और धीमे धीमे इसका क्या होगा, उत्थान होना शुरू हो जाएगा, ये धीमे 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 ऊपर पहुंच जाएगा और जो आसपास की सतह है उससे ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठ जाएगा आसपास की सतह से। और किस प्रकार ऊपर उठ रहा है कि इसका आधार आपको चौड़ा देखने को मिल रहा है और जो शिखर है, जो शंकु है, शंकु की जैसी आकृति देखने को मिल रही है। तो क्या बन गया ये बन गया पर्वत। क्या बन गया, ये पर्वत। किससे बना है, अवसादों से बना है। तो कौन सा पर्वत होगा, वलित पर्वत। तो यहां पे भी कौन से पर्वतों का निर्माण हो रहा है, वलित पर्वतों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये तो हमने थ्योरेटिकल समझ लिया कि वलित पर्वतों का निर्माण हो रहा है। अब वापस से हमारे पिछले एग्जाम्पल पे चलते हैं, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट पे। भारतीय प्लेट इस जियोसिंक्लाइन में क्या मिलेंगे आपको, बहुत सारे अवसाद मिलेंगे, संपीड़नात्मक बल लगेगा, कंप्रेशनल फोर्स लगेगा। और यहां पे आप देखोगे कि जो भारतीय प्लेट है उसके उत्तर में आपको वलित पर्वत दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, मिलते हैं हमें वलित पर्वत। आप इस वलित पर्वतों को किस नाम से जानते हो, इन वलित पर्वतों को हम जानते हैं हिमालय के नाम से। किसके नाम से, हिमालय के नाम से। तो बात तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सही कह रही है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही है कि ऊर्जा विमुक्त होगी और क्या बनेंगे इसमें, इससे बनने चाहिए आपको वलित पर्वत। और वलित पर्वतों का निर्माण आपने देख लिया, वलित पर्वतों का निर्माण हो रहा है हिमालय में। ठीक है, अब वहां पे हमने बात करी थी एक चीज की, क्षेपण की। किसकी बात करी थी, क्षेपण, ये जिसको हमने नाम दिया था सबडक्शन। याद आ रहा है आपको, सबडक्शन क्या था, जो अधिक घनत्व वाली प्लेट थी, जो अधिक घनत्व वाली प्लेट थी, वो नीचे जा रही थी। किसके नीचे जा रही थी, जिसका घनत्व कम था उस प्लेट के नीचे। कम घनत्व वाली प्लेट इसके नीचे जा रही है वाली प्लेट, इसी को तो हमने क्या नाम दिया था, क्षेपण नाम दिया था। जब हमने ये बात करी थी महासागरीय और महाद्वीपीय अभिसरण गति में, तब हमने देखा था कि जो महासागरीय जो प्लेट है, ये चूंकि बेसाल्ट से निर्मित है तो इसका घनत्व अधिक है, और एक ग्रेनाइट से निर्मित है, इसका घनत्व कम है। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम दोनों ही किस प्रकार की प्लेटों की बात कर रहे हैं, दोनों ही महाद्वीपीय प्लेटों की बात कर रहे हैं। जब दोनों ही महाद्वीपीय प्लेट है तो क्या इन दोनों का जो घनत्व है, जो इनकी डेंसिटी है, वो बराबर होगी या अलग अलग होगी। तो हमें पता है कि कोई भी दो प्लेट ऐसी नहीं हो सकती जिनका क्या बराबर हो, जिनका घनत्व बराबर हो। किन्हीं भी दो प्लेटों का घनत्व बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता साहब, ये दोनों बनी तो ग्रेनाइट से। ऐसे समझिए कि मनुष्य हैं बहुत सारे, मनुष्य सब बने किससे, हम देखेंगे मनुष्य सब बने कोशिकाओं से। कोशिकाओं में भी अंदर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे। आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस में आप जाओगे तो डीएनए आरएनए देखने को मिलेगा, डीएनए आरएनए में और अंदर चले जाओगे तो न्यूक्लिक एसिड आपको देखने को मिलेगा। सब बने तो मनुष्य उन्हीं सब चीजों से हैं,
लेकिन सब मनुष्यों का अगर आप द्रव्यमान देखो या सबका घनत्व देखो तो सबका एक जैसा नहीं होगा। इसी प्रकार दोनों प्लेटें तो कौन सी हैं, दोनों प्लेटें महाद्वीपीय प्लेटें हैं, लेकिन इनका घनत्व बराबर नहीं होगा। घनत्व बराबर नहीं होगा तो एक का घनत्व होगा d1, दूसरे का घनत्व होगा d2। हम कह रहे हैं कि ये कैसे नहीं होंगे, ये बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब या तो d1 बड़ा होगा या d2 बड़ा होगा। हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि कौन बड़ा है, d1 बड़ा है d2 के मुकाबले। कौन बड़ा है, d1 बड़ा है d2 के मुकाबले। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 1 नंबर की प्लेट है और ये 2 नंबर की प्लेट है तो घनत्व किसका ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है 1 नंबर वाली प्लेट का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नीचे की ओर कौन सी प्लेट जाएगी, 1 नंबर वाली। क्यों जाएगी, क्योंकि इसका घनत्व ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको क्षेपण देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सबडक्शन देखने को मिलेगा। हाँ या ना, हो गया सबडक्शन। अच्छा, जब महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों के बीच में सबडक्शन हो रहा था, जब वहां पे क्षेपण हो रहा था, तो हमने देखा था कि महासागरीय प्लेट क्षेपित होकर नीचे जा रही थी और नीचे जाने के बाद क्या कर रही थी, मैग्मा में वृद्धि कर रही थी। हाँ या ना। लेकिन यहां पे जो क्षेपण हो रहा है, जो सबडक्शन हो रहा है, वो दो कौन सी प्लेटों के बीच में हो रहा है, 2 महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में हो रहा है। हमें ये तो पता है कि d1 ज्यादा है d2 से, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि d1 बहुत ज्यादा हो d2 से? बने तो दोनों ग्रेनाइट्स हैं, तो द्रव्यमान कैसे आपको देखने को मिलेगा, एक का द्रव्यमान मानो 1.1 है तो इसका द्रव्यमान 1 रहा होगा। अब ज्यादा तो है ये, लेकिन ये इतना ज्यादा नहीं है कि क्या कर सके, मैग्मा में वृद्धि कर सके। क्यों नहीं कर पाएगा मैग्मा में वृद्धि, हम देखेंगे कि जो महाद्वीपीय प्लेट है, जो महाद्वीपीय प्लेट है उस पे जो स्लैब खिंचाव है वो कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा, क्योंकि ये किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है ग्रेनाइट से। क्योंकि ये दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये किससे निर्मित है, ग्रेनाइट से निर्मित है। अगर यही चीज ये कॉन्टिनेंटल प्लेट होती और ये ओशनिक प्लेट होती तो ये बनी होती किसकी, बेसाल्ट की, बेसाल्ट की बनी होती। अच्छा, किसका द्रव्यमान अधिक होता है, कौन ज्यादा भारी होता है, ग्रेनाइट ज्यादा भारी है या बेसाल्ट ज्यादा भारी है? तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि बेसाल्ट ज्यादा भारी है। अब समझिए कि इस बेसाल्ट की तुलना मैं करता हूं एक पत्थर से, और जो ग्रेनाइट है उसकी तुलना मैं करता हूं एक रुई से। रुई के एक गुच्छे से मैं ग्रेनाइट की तुलना कर रहा हूं और बेसाल्ट की तुलना एक पत्थर से कर रहा हूं। आप दोनों चीजों को अपनी छत पे लेके गए और दोनों को एक साथ छोड़ दिया आपने, तो पहले नीचे जमीन पे कौन आके गिरेगा, पत्थर आके गिरेगा या रुई आके गिरेगी? तो ये बचपन में हमने पढ़ा था क्लास 6 क्लास 7 की एनसीईआरटी में, क्या कि जो पत्थर है वो जमीन पे तेजी से आके गिरेगा, जबकि जो रुई है वो धीमे धीमे आके गिरेगी। इसका मतलब जिसमें वजन ज्यादा है, जिसका द्रव्यमान अधिक है, वो उस पे गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा तेजी से लगेगा, और जिसका द्रव्यमान कम है उस पे गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा। द्रव्यमान बेसाल्ट का ज्यादा है तो इस पे गुरुत्वाकर्षण बल तेजी से लगता है, तो तेजी से इस पे स्लैब खिंचाव होगा और ये किसमें वृद्धि करेगा, मैग्मा में वृद्धि करेगा। जबकि ग्रेनाइट हल्का है, इस पे इतना गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा, इतना नहीं लगेगा, तो ये मैग्मा में वृद्धि तो करेगा लेकिन बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा, ये मैग्मा में जो वृद्धि है वो बहुत ज्यादा नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया कि कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में जब अभिसरण होगा तो उससे मैग्मा में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होगी। अगर मैग्मा में वृद्धि नहीं होगी, अगर मैग्मा में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हो रही है, वृद्धि क्या हो रही है, नहीं हो रही है, तो क्या ज्वालामुखी आएंगे, तो क्या ज्वालामुखी आएंगे?
अभी इस पे क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? आप याद कीजिए जब हमने महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण पढ़ा था, तब हमने ज्वालामुखी के साथ साथ एक और चीज पढ़ी थी कि वहां पे क्या मौजूद है, वहां पे जल वाष्प मौजूद थे। क्यों जल वाष्प मौजूद है? क्योंकि वहां पे कौन सी प्लेट थी? ओशनिक प्लेट थी, महासागरीय प्लेट थी। लेकिन यहाँ पे हम बात कौन सी प्लेटों की कर रहे हैं? दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट। क्या यहाँ पे जल वाष्प आपको देखने को मिलेंगे? तो आपको पता है यहाँ पे जल वाष्प देखने को नहीं मिलेंगे। अगर जल वाष्प भी नहीं है, मैग्मा में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हो रही, तो क्या ज्वालामुखी आएंगे? तब हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखी यहाँ पे नहीं आएंगे। ज्वालामुखी यहाँ पे क्या होगा? नहीं आएंगे। इसीलिए आप देखोगे कि जो क्षेत्र हिमालय वाला क्षेत्र, यहाँ पे आपको भूकंप तो देखने को मिलेंगे लेकिन ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलेगा। आपने कभी भी न्यूज में नहीं सुना होगा कि भारत के उत्तराखंड राज्य में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, या जम्मू कश्मीर में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, या मैं कहूँ सिक्किम में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, नेपाल में हुआ। नेपाल अलग देश है, भूटान अलग देश है, वहां पे भी कभी भी आपको ज्वालामुखी विस्फोट होते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। उसका कारण क्या है, आप ये समझ गए? ठीक है। लेकिन एक चीज, एक स्पेशल चीज है यहाँ पे, समझिए। ये कौन सी प्लेट है? हमने देखा था ये है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट, ठीक है। यहां पे कौन सी प्लेट आपको देखने को मिलेगी? भारतीय प्लेट। भारतीय प्लेट। अच्छा, ऐसे जैसे भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट का हिस्सा था, ऐसे एक और प्लेट गोंडवाना प्लेट का हिस्सा था जो हमें पता है कि कौन सी प्लेट थी, वो अफ्रीका की प्लेट, अफ्रीका प्लेट। ठीक है। भारतीय प्लेट भी उत्तर की ओर गति कर रही है और अफ्रीका की प्लेट भी उत्तर की ओर गति कर रही है। दोनों ही किस प्रकार की प्लेट है? महाद्वीपीय प्लेट है। और दोनों किसकी तरफ गति कर रही है? यूरेशियन प्लेट। मतलब यहां पे भी मैं कह सकता हूं सी और सी, और यहां पे भी कह सकता हूं सी और सी। हमने भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में तो देख लिया कि यहाँ पे आपको क्या देखने को नहीं मिलेंगे, कोई ज्वालामुखी देखने को आपको यहाँ नहीं मिलेगा। क्या देखने को नहीं मिलेगा? यहाँ पे ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप यहां पे देखोगे यूरेशिया के बिल्कुल नीचे यहाँ पे आपको एक देश मिलेगा, उस देश का नाम है इटली। क्या नाम है उस देश का? इटली। और अफ्रीका और यूरेशियन जो प्लेट है, इसके बीच में आपको एक सागर देखने को मिलेगा, जिस सागर को आप बोलते हो भूमध्य सागर। कौन सा सागर बोलते हो? भूमध्य सागर। हमें यहां पे पता है कि ये जो हिस्सा था ये एक भूसंगति होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे देखा टैथिस सागर था, वही टैथिस सागर यहां तक फैला हुआ था। तो टैथिस सागर शुरू यहां से होता था और खत्म यहाँ पे होगा, आप देखोगे ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी नाम से एक सागर है, वहां तक टैथिस सागर का क्या था? फैलाव था। तो भूविज्ञता ये मानते हैं कि जो आज का भूमध्य सागर है, ये किसका बचा हुआ अंश है? ये टैथिस सागर का बचा हुआ अंश है। ठीक है। अब अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में एक देश आपको देखने को मिलेगा, इटली। और इटली में आपको एक बहुत ही प्रसिद्ध ज्वालामुखी देखने को मिलता है, जिसको बोला जाता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। इसको भूमध्य सागर का लाइट हाउस भी कहा जाता है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। यूपीएससी ने सवाल पूछा है ना सर। अभी तो आपने ये बताया कि जब महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में अभिसरण होता है, तब आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा? ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलेगा। अभी आप ये कह रहे हो कि इटली जो यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के बीच में कहीं मिलेगा, वहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? ज्वालामुखी देखने को मिल रहा है, जो इतना एक्टिव ज्वालामुखी, इतना एक्टिव वॉल्केनो है कि करीब हर 15 से 20 मिनट में इसमें क्या होता रहता है? ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है। आप अगर घूमने जाओगे तो आपको दिखाया भी जाता है, इटली में एक सर्टेन डिस्टेंस से पहले आपको रोक लिया जाएगा और वहां पे आप देख सकते हो कि ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है। तो सर यहाँ पे भी तो वही दो प्लेटें हैं, महाद्वीपीय प्लेट है, तो सर यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार क्यों हो रहा है? यहाँ पे कौन सा सागर आपको देखने को मिला? भूमध्य सागर। क्या आज यहाँ पे कोई सागर है? भारत और यूरेशियन प्लेट के बीच में आज कोई सागर है
तो हम कहेंगे आज तो कोई सागर नहीं है, बल्कि हिमालय बन चुका है यहाँ पे तो उन अवसादों का। अवसाद क्यों हिमालय क्यों बन गया? क्योंकि उनपे कंप्रेशनल फोर्स लग रहा था, संपीड़ात्मक बल लग रहा था। यहाँ पे भी इस जियोसिंक्लाइन में संपीड़ात्मक बल तो लग रहा होगा। यहां पे हुआ क्या देखिए, अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट थोड़ी भारी थी, अफ्रीकन प्लेट क्या थी? थोड़ी भारी थी, इसका घनत्व ज्यादा था, तो इसका क्या होना शुरू हो गया? क्षेपण शुरू हो गया, और यूरेशियन प्लेट यहां रह गई। यूरेशियन प्लेट, ठीक है। यहां पे कौन सा सागर है? यहां पर है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। इसका क्या हो रहा है? क्षेपण हो रहा है। हमने ये देखा था कि एक क्षेपण के कारण मैग्मा में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं करेगा, लेकिन थोड़ी बहुत वृद्धि तो करेगा। तो थोड़ी बहुत वृद्धि ये क्या कर रहा है? अफ्रीकन प्लेट कर रही है। साथ ही साथ ये भूमध्य सागर का जो जल है, ये भी तो छन के नीचे आ रहा होगा, पर्कुलेशन के थ्रू नीचे आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या बन रहे होंगे? यहाँ पे बन रहे होंगे जल वाष्प। जल वाष्प मिल गया बहुत सारा, और मैग्मा मिल गया बहुत सारा, तो क्या होगा? ज्वालामुखी आएगा। तो यहां से आप देखोगे ये ज्वालामुखी यहां से उद्गार होता है, और इसी को ज्वालामुखी को क्या नाम दिया हमने? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी नाम दिया। तो मुख्य परीक्षा में इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। कैसे? प्रश्न पूछा गया, मानो महाद्वीपीय 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 प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य अभिसरण के दौरान ज्वालामुखी की घटना सामान्यतः नहीं पाई जाती। नहीं पाई जाती। इस वाक्य को, इस वाक्य की विवेचना कीजिए। इस वाक्य की क्या करनी है? आपको विवेचना करनी है। कोई समय सीमा नहीं है, अभी कोई शब्द सीमा नहीं है। आप ये लिखिएगा और आप पाएंगे कि आप कितना अच्छा लिख पा रहे हैं, कितना अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि जब महाद्वीप और महाद्वीप प्लेटों के बीच में जब अभिसरण होगा तो क्या होगा? ज्वालामुखी मिलेंगे आपको या नहीं मिलेंगे? कहीं कहीं पे मिल सकते हैं, कहीं कहीं पे नहीं मिल सकते हैं, लेकिन भूकंप आपको देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। कौन कौन सा एग्जाम्पल देखा हमने? भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट का देखा, साथ ही साथ हमने अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का भी उदाहरण देख लिया। हमने यहाँ पे अभिसरण प्लेटों की दो प्लेटें पढ़ ली है। कौन कौन सी? महाद्वीपीय महासागरीय और महाद्वीपीय महाद्वीपीय। तीसरी जो हमारी बची हुई है वो क्या है? महासागरीय महासागरीय प्लेट गति, या मैं कहूं ओशियन ओशियन प्लेट मूवमेंट। और किस प्रकार की गति हो रही है? यहाँ पे हमें पता है अभिसरण की गति हो रही है। किस प्रकार की गति? अभिसरण। अभिसरण या मैं कह सकता हूं कन्वर्जेंट। तो मैं लिख सकता हूं ओ ओ लिखा जा सकता है। मतलब अब क्या हो रहा है? एक महासागरीय प्लेट है और दूसरी भी कौन सी प्लेट है? महासागरीय प्लेट। ये दोनों एक दूसरे के क्या आ रही है? करीब आ रही हैं। यहां पे भी उसी प्रकार हम चलते हैं।
जैसे अभी तक हम चले, ये ओशनिक प्लेट है, ये भी ओशनिक प्लेट है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अभिसरण हो रहा है। जैसे अभिसरण होगा, सबसे पहले क्या होगी, टक्कर होगी, और टक्कर जैसे ही होगी क्या होगा, भूकंप आएंगे। और ये वाले जो भूकंप होते हैं ये कैसे होते हैं, छिछले भूकंप होते हैं, शैलो अर्थक्वेक्स होते हैं। शैलो अर्थक्वेक्स का मतलब क्या होता है, शैलो अर्थक्वेक का मतलब ये है कि इनका जो उद्गम स्थान है वो पृथ्वी में बहुत ज्यादा गहराई पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या आएंगे, भूकंप आएंगे। ठीक है, अब बिल्कुल वही बात हम लोग वापस लेके आते हैं कि दो प्लेटें कौन सी है, महासागरीय प्लेटें हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों का घनत्व एक जैसा हो, तो हमें पता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दो प्लेटें हों और जिनका घनत्व एक जैसा हो। तो ये ओशनिक प्लेट है, ये ओशनिक प्लेट है, इसका जो घनत्व D1, इसका घनत्व D2 है। ये 2 नंबर वाली प्लेट, ये 1 नंबर वाली प्लेट। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि D2 अधिक है किससे, D1 से। जब D2 अधिक है D1 से तो नीचे कौन सा जाएगा, तो हमें पता है 1 नंबर की प्लेट तो यहाँ रह जाएगी, कि 2 नंबर वाली प्लेट आपको कुछ इस प्रकार दिखेगी। क्यों, क्योंकि D2 ज्यादा था D1 के। ठीक है, नीचे जाएगी तो हमें पता है क्या होगा, इसका क्षेपण होगा, सबडक्शन होगा। बनी भी किसकी है, बनी भी हमें पता है बेसाल्ट की है। गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा लगेगा, तो किस में वृद्धि करेगी, है मैग्मा में वृद्धि करेगी, मैग्मा में वृद्धि। ऊपर क्या है, बहुत सारा पानी है, पानी छन के नीचे आएगा, परकुलेट होके क्या बनाएगा, जल वाष्प बनाएगा। जल वाष्प मिल गया, मैग्मा में वृद्धि हो गई, तो क्या आएंगे, बहुत सारे ज्वालामुखी आएंगे। तो भूकंप आपको देखने को मिलेंगे और ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ज्वालामुखी आएगा, लावा आएगा, और ये लावा जैसे जैसे जमता जाएगा, इसका जमाव होता जाएगा। क्यों जमाव होता जाएगा, कौन सी प्रक्रिया के कारण, हमें पता है शीतलन की प्रक्रिया के कारण इसका क्या होता जाएगा, जमाव होता जाएगा। और इस जमाव के कारण ये किस में परिवर्तित हो जाएंगे, ये परिवर्तित हो जाएंगे कटकों में। किस में परिवर्तित हो जाएंगे, कटकों में। ये कटक याद आ रहा है, कहां पढ़ा था, सागर नितल प्रसरण के सिद्धांत में, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में। साथ ही साथ आप देखोगे कि यहाँ पे और क्या बनेगा, यहाँ पे बहुत सारे द्वीप समूह भी आपको देखने को मिलेंगे। किससे द्वीप समूह बने होंगे, इस लावा से क्या बने होंगे, द्वीप समूह। कैसे होते हैं द्वीप समूह, आप समझिए कि ये समुद्र के नीचे ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, लावा लगातार बाहर आ रहा है। अगर समुद्र के नीचे ही, इस पानी की सतह के नीचे हो रहा है, तब आप इसको द्वीप समूह नहीं कहोगे। लेकिन ये लावा जब बाहर आ गया तो आपको बाहर कैसा दिखेगा, द्वीप जैसा दिखेगा, इसको आप क्या कहोगे, आइलैंड कहोगे। और ये द्वीप समूह लगातार भी हो सकते हैं, ऐसे 1 2 3 4 लगातार द्वीप समूह हो सकते हैं। ऐसे द्वीप समूह को हम क्या कहते हैं, चाप द्वीप, या हम इसको कहते हैं आइलैंड आर्क। याद आ रहा है, एल्फ्रेड वेगनर ने आइलैंड आर्क के लिए क्या कहा था, कि प्लेट की गति, प्लेट का एक हिस्सा 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष चल रहा है और दूसरा हिस्सा 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष चल रहा है, उससे चाप द्वीप बन रहे हैं या उससे आइलैंड आर्क बन रहे हैं। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या करिए, लावा जमता जा रहा है शीतलन के कारण, तो उससे क्या बनेंगे, कौन से द्वीप समूह बनेंगे, चाप द्वीप समूह बनेंगे। क्या इसका कोई उदाहरण है हमारे पास, आपने सुना होगा हवाईयन द्वीप समूह, आपने सुना होगा जापान का जो द्वीप समूह है वो भी कैसा है, वो भी आपको कौन सा, किसका उदाहरण देखने को मिलेगा, चाप द्वीप समूह का उदाहरण देखने को मिलेगा। जापान का बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, एक तरफ है उसके पैसिफिक प्लेट, प्रशांत महासागर की प्लेट, पैसिफिक प्लेट नाम से बता रहा है कौन सी प्लेट है, ओशनिक प्लेट है। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगी फिलीपींस प्लेट, फिलीपींस प्लेट, ये भी कैसी प्लेट है, ओशनिक प्लेट है। दोनों क्या कर रहे हैं, अभिसरण कर रहे हैं।
फिलीपींस प्लेट जो है वो भारी है और पैसिफिक प्लेट कैसी है, हल्की है। तो नीचे की ओर कौन जाएगा, नीचे की ओर जाती है हमेशा पैसिफिक प्लेट। जब पैसिफिक प्लेट नीचे की ओर जाएगी तो बहुत क्या होगा, मैग्मा में वृद्धि कर रही है, ज्वालामुखीता होगी और ज्वालामुखीता से द्वीप समूह बनेंगे और वही द्वीप समूह आप किस नाम से जानते हो, यहाँ पे जापान के नाम से। जापान में आपको पता है इस प्रकार 4 मुख्य आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे, होकाइशो, होन्सो, शिकोको और लास्ट का नाम आप मुझे बताओगे। होकाइशो, होन्सो, शिकोको और लास्ट का नाम आप मुझे बताओगे। तो ये क्या है, आपको कौन सा द्वीप समूह देखने को मिल रहा है, चाप द्वीप समूह देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक और छोटी सी बात, अगर जापान का एक आइलैंड ले लें, हम ये जापान का एक द्वीप ले लें और ये हम बात कर लेते हैं जो होन्सो द्वीप समूह है, होन्सो द्वीप है उसकी बात करते हैं, ठीक है। होन्सो द्वीप में आपको ये दिशा पता है, ये उत्तर है, ये कौन सी है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और नीचे साउथ है, ठीक है। आप देखोगे कि जो जापान का पश्चिमी तट है, जो जापान का पश्चिमी तट है वो कम डेवलप है, लेकिन जापान का जो पूर्वी तट है वो ज्यादा विकसित है। इसके पीछे का क्या कारण है, इसके पीछे का कारण आप सबको पता है, पता है आपको, आप अभी जब मैं बताऊंगा तब आप कहोगे देखो सर हमें पता था ये बात। तो हमने देखा जो पैसिफिक प्लेट है वो इसके नीचे आ रही है, आया ना, नीचे क्षेपण हो रहा है इसका, ज्वालामुखी आएंगे और जो ज्वालामुखी आते हैं वो ज्यादातर कौन से तटों पे आएंगे, आपको देखोगे ज्यादातर वो आपको देखने को मिलेंगे पश्चिमी तट पे। तो जापान में चूंकि पश्चिमी तट पे ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं तो यहाँ पे ज्यादा विकास इतना नहीं हुआ है, जबकि ज्यादा विकास कहाँ पे हुआ है, पूर्वी तट पे हुआ है। तो मुख्य परीक्षा में मान लीजिए सवाल पूछा जाए कि जापान का पूर्वी तट ज्यादा विकसित है वनस्पति जापान के पश्चिमी तट के, ऐसा क्यों है। तो अगर उसमें आप ये चीज बताते हो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से, तो आपको नहीं लगता है कि एग्जामिनर आपको कुछ अलग नंबर देगा यहाँ पे। तो ये बात हमने हमारी हो गई है कौन सी, महासागरीय प्लेटों के बीच की। हमारी 2 प्लेट बाउंड्री और बाकी है अभी, कौन कौन सी हमारी बाकी है, अभिसरण, जब अभिसरण हो रहा है, अभिसरण मतलब जब एक दूसरे से दूर जा रही है, डाइवर्जेंट जब हो रहा है। साथ ही साथ हमारी बाकी समानांतर प्लेट बाउंड्री या मैं कहूं पैरेलल प्लेट बाउंड्री, ये दोनों हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हम लोग बहुत आराम से चल रहे हैं ना, टेक्टोनिक थ्योरी में आप देखेंगे कि पहले के मुकाबले हमारी स्पीड थोड़ी कम हुई है। हो सकता है आपको ये लगे आज कि सर आप इतना धीमे क्यों पढ़ा रहे हो, लेकिन आप जब इस चीज को आप 1 महीने 2 महीने बाद जब आप सोचोगे तो आप पाओगे कि बहुत अच्छा था कि सर ने इसको इतना धीमे धीमे इतने शांत तरीके से पढ़ाया। अगर मैं बहुत तेजी से इसको लेते हुए चलूंगा तो क्या होगा, चीजें घिच पिच हो जाएंगी, आप चीजें समझ नहीं पाओगे कि कहाँ पे ज्वालामुखीता हो रही है, कहाँ पे कुछ और चीजें हो रही हैं, कहाँ पे ट्रेंचों का निर्माण हो रहा है, ये सब चीजें। तो हम लोग अगली क्लास में डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के साथ मिलेंगे। क्लास की पीडीएफ आपको पता है कौन से टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मुकुल भारद्वाज ज्योग्राफी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको समयबद्ध तरीके से अपनी तैयारी करनी है, इसका मतलब ये कि अगर आपको अपना कोर्स जो है वो 13-14 महीने में खत्म करना है, आपको 2024 का अटेम्प्ट अच्छे से देना है, तो आपके लिए स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी पहली बार क्या लेके आया, फाउंडेशन प्रोग्राम, कौन सी भाषा में, हिंदी में, जिसमें आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी करवाई जा रही है। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप जैसी सुविधाएं भी इसमें उपलब्ध है। आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपको कोड कौन सा लगाना है, MB लाइव कोड लगाना है। ध्यान रखें कि ये बैच कब शुरू हो रहा है, 3 अप्रैल से बैच शुरू हो रहा है। अगर 3 अप्रैल के बाद आप एडमिशन लेते हैं या इस बैच को आपने छोड़ दिया, बैच 3 को, और नेक्स्ट बैच का इंतजार करते रहें, तो क्या होगा, अगर आपको 24 का अटेम्प्ट देना है तो उतनी आसानी से आप अटेम्प्ट नहीं दे पाएंगे। तो मेरी सब लोगों से गुजारिश है, जिन लोगों को 2024 का अटेम्प्ट देना है, इस कोर्स में एनरोल हो जाइए। एनरोल होने के लिए आपको बस एक बात ध्यान रखने की, कोड यूज करना है MB लाइव। ठीक है, कल मिलते हैं नई प्लेट बाउंड्री के साथ, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के साथ, और कल कोशिश करेंगे हम लोग पैरेलल प्लेट बाउंड्री भी हम लोग समाप्त करें। तब तक आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाने, आपको रिवाइज करना है चीजों को, साथ ही साथ
सेशन को लाइक करना है, सेशन को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। कल मिलते हैं फिर, तब तक जय हिंद, जय भारत।